अब देखो जैसे वर्गीकृत बारंबारता बंटन का मीडियन कैसे निकालता है। तो ये अपन के पास में कोई ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। ग्रुप्ड वाले में क्या होता है कि क्लास होती है। यहाँ पे अपन को दे रखा है 10 to 25 जिसकी फ्रीक्वेंसी 6 है, 25 to 40 इसकी फ्रीक्वेंसी 20 है, 40 to 55 इसकी फ्रीक्वेंसी 44 है, और इस तरीके से जिसमें क्लास बने हों ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन आएगा अपन का ग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन में। अब इस टेबल के लिए अपन को मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए चाहे ग्रुप्ड हो और चाहे अनग्रुप्ड, अपन एक और कॉलम निकालते हैं सी एफ का, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये होगा 6, 26, 26 और 46 70, 70 और 26 96, 96 और 3 99 और 100। ठीक है। अब यहाँ पे जो लास्ट में मिलता है ये अपन को मिलता है एन या समेशन एफ आई, जो कि अपन का 100 होगा। तो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फॉर्मूला तो ये है। अब इसमें एल क्या होता है, सी एफ क्या होता है, एफ क्या होता है, वो देखते हैं। सबसे पहले अपन कैलकुलेट करते हैं एन को कि एन कितना होगा। तो सी एफ से अपन को जो लास्ट में मिलता है ये एन ही मिलता है, मतलब जितनी भी फ्रीक्वेंसी होती है सभी का सम। तो एन इक्वल 100। अब अपन देखेंगे कि NY2 से ठीक बड़ी सी एफ कौन सी है। तो NY2 का मतलब 100/2, मतलब 100/2 यानी कि 50, और 50 से ठीक बड़ी सी एफ है अपन के पास में 70। NY2 से ठीक बड़ी सी एफ NY2 NY2 यानी कि 50, 50 से ठीक बड़ी सी एफ यानी कि 70। तो 70 के लिए जो 70 के करस्पॉन्डिंग जो क्लास होती है, ये क्लास होती है अपन की मीडियन क्लास। एल को, एफ को, सी एफ को और एच को देखने के लिए कि इनकी वैल्यू क्या होंगी, पहले अपन को मीडियन क्लास देखनी पड़ती है। मीडियन क्लास कौन सी होगी, जो NY2 से ठीक बड़ी सी एफ के करस्पॉन्डिंग होगी। ठीक है। अब मीडियन क्लास अपन को मिलती है 40 to 55 जिसकी फ्रीक्वेंसी 44 है, और उसके करस्पॉन्डिंग है सी एफ 70। अब देखो, अब यहाँ पे जो एल होता है, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस NY2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो एल की वैल्यू होती है मीडियन क्लास की लोअर लिमिट यानी कि 40। एफ की वैल्यू होती है जो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी हो 44, और NY2 तो अपन ने देखा ही था, NY2 की वैल्यू अपन की 50 आई थी। ठीक है। अब CF के लिए थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना पड़ता है कि CF मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी नहीं होती, मीडियन क्लास से ऊपर वाले की फ्रीक्वेंसी CF के बराबर होती है। ठीक है। मतलब अपन CF देखेंगे तो CF मीडियन क्लास के करस्पॉन्डिंग नहीं होगी, CF होगी मीडियन क्लास से ऊपर वाली क्लास के करस्पॉन्डिंग CF। मतलब मीडियन क्लास की लाइन में CF अगर 70 है तो फॉर्मूले में अपन जो CF की वैल्यू रखते हैं वो अपन रखेंगे 70 के ऊपर वाली यानी कि 26। और H अपन की क्लास साइज है ही, H क्लास साइज हो जाएगा 25 माइनस 10 इक्वल 15। ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज अपन रख देंगे इसमें। तो मीडियन इक्वल L प्लस NY2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो L की वैल्यू 40 प्लस NY2 की वैल्यू 50 माइनस CF की वैल्यू 26 अपॉन H की वैल्यू अपॉन F की वैल्यू 44 इंटू H की वैल्यू 15। ठीक है। अब बस इसमें कैलकुलेट करने वाली बात है। 40 प्लस 50 माइनस 26 इक्वल 24 अपॉन 44 इंटू 15। अब आगे जितना भी आए। अभी देखिए जैसे मोड या बहुलक, मोड या बहुलक का मतलब होता है जिसकी बारंबारता सर्वाधिक हो।
जैसे कि फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें वेरिएबल की वैल्यू है 1 2 3 4 5 और इनकी करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी है 5 6 9 15 और 4। अब इसका मतलब ये है कि डाटा में 1 आएगा 5 बार, 2 आएगा 6 बार, 3 आएगा 9 बार, 4 आएगा 15 बार और 5 आएगा 4 बार। तो इनमें से बहुलक या मोड वेरिएबल की वो वैल्यू होगी जिसके करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी का मान सबसे ज़्यादा हो, मतलब डाटा में जो सबसे ज़्यादा बार आए। और सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है? 4, जिसकी फ्रिक्वेंसी है 15। अब ये तो तब है जब डाटा या तो इंडिविजुअल हो और या फिर ग्रुप्ड हो, अनग्रुप्ड हो। तब अपन ये सिंपली ये देख सकते हैं कि कौन सा वेरिएबल ऐसा है जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। पर अगर डाटा ग्रुप्ड है ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, यानी कि वर्गीकृत में, अपन को क्लास मिलती है। जैसे कि एग्जांपल देखें कि क्लास है अपन की 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85 एंड 85 to 100। इनके करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी की वैल्यू है 6, 20, 44, 26, 3 और 1, जो टेबल पहले थी। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अपन को क्लास दे रखी है कि जो भी अपन को स्टार्टिंग में डाटा मिला था उसमें 10 से लेकर के और 25 से कम तक टोटल कितने वेरिएबल आ रहे हैं? 6। पर अपन को वेरिएबल का नहीं पता, मतलब अपन को एग्जैक्टली नहीं पता कि x की कौन सी वैल्यू है जो सबसे ज़्यादा बार आ रही है। तो इसके लिए अपन एक फॉर्मूला काम में लेते हैं कि मोड इक्वल L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। जब ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो तो अपन मोड इसकी हेल्प से निकालते हैं। और L क्या होगा, F1, F0, F2 क्या होंगे, H क्या होगा, ये देखना बहुत आसान है। जैसे मोड के लिए अपन एक चीज़ याद रखते हैं कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मिल रही है अपन को 44 में। तो अपन ये मान के चलते हैं कि जो भी मोड है वो इस क्लास में से है। तो ये जो क्लास है ये हो जाएगी अपन की मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कौन सी होती है? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। मॉडल क्लास हो जाएगी 40 to 55। अब यहाँ से L की, F1 की, F0 की और F2 की वैल्यू अपन ऐसे देखते हैं कि मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट है ये तो हो जाएगी अपन की L की वैल्यू। L की वैल्यू मतलब मॉडल क्लास की लोअर लिमिट। मॉडल क्लास के करस्पॉन्डिंग उससे एक ऊपर वाली और उसकी एक नीचे वाली, ये तीनों फ्रीक्वेंसी होती है अपन की F0, F1 और F2। इनको इसी तरीके से याद रखना ज़्यादा बढ़िया है। मतलब मॉडल क्लास के करस्पॉन्डिंग है वो तो हो जाएगी F1, मॉडल क्लास के ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो हो जाएगी 20 और उसके नीचे वाली हो जाएगी 26। और H तो अपन के क्लास साइज होता है जो कि यहाँ पे 25 माइनस 10 इक्वल 15। अब ये सारी वैल्यूज़ अपन यहाँ पे रखेंगे और अपन को मोड की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ तक तो थे अपन के मीन, मोड और मीडियन। अब
अपन के कुछ पार्टीशन वैल्यूज और होते हैं, जिनका अपन को पता होना ज़रूरी है कि ये होते क्या हैं। पार्टीशन वैल्यूज़ में पहली चीज़ तो मीडियन ही आती है। जैसे अपन का कोई डाटा है 0 से लेके और 100 तक का, तो मीडियन एक ऐसी वैल्यू होती है, मीडियन किसकी वैल्यू होगी, अपन के जो भी अपन वेरिएबल ले रहे हैं। जैसे अपन मान के चल रहे हैं कि अपन डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, क्लास में 100 बच्चे हैं, उन सभी की एजेस का। तो वेरिएबल क्या हुआ अपन के, एज। डाटा अपन का टोटल एज का ही तो कलेक्ट होगा, और टोटल डाटा कितना होगा 100, क्योंकि टोटल बच्चे 100 है। अब मीडियन एज की ऐसी वैल्यू होगी, जैसे मान लिया कि एज की अपनी मीडियन है 15, तो इसका मतलब ये है कि क्लास में 15 से कम और 15 से ज़्यादा, ये जो नंबर है ये बराबर बराबर होगा। मतलब 15 से कम भी 50 होंगे और 15 से ज़्यादा बच्चे भी 50 होंगे। तो मीडियन एक ऐसी वैल्यू हुई जिसने पूरे के पूरे डाटा को 2 बराबर भागों में बांट दिया। इसी तरीके से अपन के बाद में चलते हैं क्वार्टाइल्स, इनको बोलते हैं अपन चतुर्थक। नाम से स्पष्ट है कि ये पूरे डाटा को 4 भागों में बांटेंगे, और किसी भी डाटा को 4 भागों में बांटने के लिए अपन को सिर्फ 3 एंट्रीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, Q1, Q2 और Q3। यहाँ पर भी मीडियन की तरह ही है, बस अंतर इतना सा है कि ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये पूरे डाटा को 4 भागों में बांटती है। मतलब जितने डाटा की लेंथ यहाँ से यहाँ तक है, उतनी यहाँ से यहाँ तक ये सब बराबर होंगे। जैसे माना कि Q1 की वैल्यू 9 है, Q2 की वैल्यू 10 है और Q3 की वैल्यू 13 है। तो इसका मतलब ये है कि 0 से और 9 एज तक के बच्चों की संख्या, 9 से लेके 10 तक के बच्चों की संख्या, 10 से 13 और 13 से ऊपर जितने भी बच्चे होंगे ये सब कितने होंगे, 25, 25, 25 और 25। अब ये एज है, मतलब क्वार्टाइल्स वेरिएबल की ऐसी वैल्यू होगी जो डाटा को 4 समान भागों में बांटे। ठीक, अब ये निकालते कैसे हैं, एक बार मीडियन का फॉर्मूला वापस से देखें। जब अपन ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी देखते हैं तब मीडियन की वैल्यू होती है L प्लस NY2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब L क्या होता है, NY2, CF, F और H क्या होते हैं ये अपन देख चुके हैं। इसी तरीके से अपन क्वार्टाइल की वैल्यू कुछ इस तरीके से देते हैं। देखो इतना याद रखते हैं कि अपन पूरे डाटा को कितने भागों में बांट रहे हैं, 4 भागों में। तो यहाँ पे अपन रखेंगे I, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। Q1 की वैल्यू L प्लस, यहाँ पे 1 है तो I की जगह पे 1, तो N/4 माइनस CF अपॉन F इंटू H। Q2 इक्वल L प्लस I की जगह पे 2, तो 2 इंटू N/4 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब 2 से 4 को कैंसिल करेंगे 2 टाइम, तो Q2 इक्वल L प्लस NY2 माइनस CF अपॉन F इंटू H।
अब एक चीज़ अगर नोटिस करें तो ये जो फॉर्मूला है ये मीडियन का ही फॉर्मूला है। तो अपन यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ये जो Q2 है ये पूरे डाटा को 2 बराबर भागों में बांट भी रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक भी 50 और यहाँ से लेके यहाँ तक भी 50। तो Q2 मीडियन के बराबर होता है। इसी तरीके से Q3 होगा L प्लस आई की जगह पे रखेंगे 3, तो 3n/4 माइनस CF/F इंटू H। इसको बोलते हैं अपन निम्न चतुर्थक, इसको बोलते हैं अपन उच्च चतुर्थक। एक छोटी सी डेफिनेशन, इनको कैलकुलेट करने के लिए तो कम ही बोलते हैं, पर इन पे बेस्ड छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इनके फॉर्मूले और इनकी डेफिनेशन और इनका मीनिंग ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए। इसी तरीके से एक दशमक होता है, दशमक या डिसाइल, जो पूरे डाटा को 10 भागों में बांटेगा। तो इसकी वैल्यू D1 से लेकर D9 तक होगी, क्योंकि किसी भी एक डाटा को 10 भागों में बांटने के लिए अपन को 9 एंट्रीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए फॉर्मूला भी उसी के जैसा है। अगर जेथ डिसाइल निकालना है तो L प्लस JN टोटल 10 माइनस CF/F इंटू H। इसी तरीके से एक डेफिनेशन हो जाएगी परसेंटाइल की, जिसको अपन शतमक भी बोलते हैं। अब इनकी वैल्यू चलेगी P1 P2 से लेके, अगर किसी डाटा को 100 भागों में बांटना हो तो अपन को टोटल चाहिए होंगे P99। फॉर्मूला भी इसी तरीके से लिखा जाएगा कि अगर अपन को kth परसेंटाइल निकालनी है तो L प्लस K इंटू N/100 माइनस CF/F इंटू H। ठीक है, तो यहाँ तक अपन के मीन, मोड, मीडियन और क्वार्टाइल, डेसाइल या परसेंटाइल थे। ठीक है, अब कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। जैसे पहली डेफिनेशन है रेंज क्या होती है। पहले भी बताया था, रेंज जिसको अपन परास या विस्तार भी बोलते हैं, इसका सीधा साधा मान होता है जो भी अपन का डाटा है उसकी सबसे बड़ा चर का मान, वेरिएबल की जो सबसे बड़ी वैल्यू है डाटा में वो, माइनस चर का सबसे छोटा मान। जैसे कोई भी डाटा है अपन का, उस पूरे डाटा में सबसे बड़ी एंट्री है 45 और सबसे छोटी एंट्री है 9, तो इन दोनों का अंतर हो जाएगा 36। इस तरीके से। अब ये तो खैर मुश्किल नहीं है, इसमें एक चीज़ याद रखनी पड़ती है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है। कोफिशिएंट ऑफ रेंज इक्वल चरम मानों का योग, चरम मानों का अंतर अपॉन चरम मानों का योग। जैसे मान लिया कि अपने पास कोई डाटा है जिसकी L सबसे बड़ी एंट्री है, L अपन की जिसकी लार्जेस्ट एंट्री है, और S जिसकी स्मॉलेस्ट एंट्री है। ठीक है, अब अपन को निकालना है इस डाटा का कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज या
परास का गुणांक। तो ये निकलेगा चरम मान। अब चरम मान का मतलब होता है जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। तो इनका अंतर होगा L माइनस एस और इनका सम होगा L प्लस एस। तो ये अपन के होगा कोफिशिएंट ऑफ रेंज। ओके, अगली डेफिनेशन है जैसे क्वार्टाइल डेविएशन की। जिसको चतुर्थक विचलन बोलते हैं। इसमें दो चीज़ें याद रखनी है कि चतुर्थक विचलन बराबर Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। Q3 अपर क्वार्टाइल है, Q1 लोअर क्वार्टाइल है, मतलब उच्च चतुर्थक और निम्न चतुर्थक, जो थोड़ी देर पहले देखे थे। अगली चीज़ है इसमें चतुर्थक विचलन गुणांक। चतुर्थक विचलन गुणांक निकालते हैं अपन Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। इसी तरीके से अगली इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है माध्य विचलन की। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मीन डेविएशन। मीन डेविएशन अपन निकालते हैं कि ए चर के बहुत सारे मान होंगे, ए अपन का लिया गया कोई मान है, तो ए से माध्य विचलन बराबर ये होगा समेशन। देखो इसमें अपन ऐसे करेंगे कि जैसे अपन टेबल बनाते तो उसमें एक एंट्री एक्स आई की रहती थी, एक एंट्री फ्रीक्वेंसी की रहती थी। तो इसमें अपन एक एंट्री कैलकुलेट करेंगे एक्स आई माइनस ए की, मॉड एक्स आई माइनस ए। अगर माइनस भी है तो भी प्लस करके लिखेंगे। फिर इस एंट्री को मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी से, और तब जो भी एंट्रीज मिलेंगी उन सब का सम अपॉन एन। मतलब एक कॉलम एक्स आई का, एक कॉलम फ्रीक्वेंसी का। फिर एक कॉलम में कैलकुलेट करेंगे एक्स आई माइनस ए। ए अपन का लिया गया कोई मान होगा, इस सभी मान को वेरिएबल के सभी मानों में से माइनस करके ये कॉलम आएगा। फिर जितनी भी एंट्रीज होंगी उसको करस्पॉन्डिंग एफ फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन को कॉलम मिलेगा एफ आई एक्स आई माइनस ए। अब इस कॉलम की जितनी भी एंट्रीज होंगी इन सभी एंट्रीज को जोड़ने के बाद अपन को मिलेगा समेशन एफ आई एक्स आई माइनस ए, और इसमें एन से डिवाइड करने पर अपन को मिलेगा ए से माध्य विचलन। माध्य विचलन हमेशा किसी ना किसी वैल्यू से कैलकुलेट करता है, ठीक है। जैसे इसको दोबारा देखो, ए से ये फॉर्मूले याद रखने वाले हैं। ए से माध्य विचलन बराबर समेशन एफ आई एक्स आई माइनस ए अपॉन एन। चलो एक और डेफिनेशन देखो उससे पहले। जैसे माध्य से माध्य विचलन क्या होगा? माध्य विचलन सिर्फ एक शब्द है। यहाँ तक माध्य का अर्थ अपन के उस मीन से नहीं है जो मीन अपन ने पहले निकाला था। ये एक तरीके से ऐसे है कि अपन ने एक्स आई की जितनी भी मतलब वेरिएबल की जितनी भी एंट्री है उन सब एंट्रीज के लिए अपन ये देखना चाह रहे हैं कि वो सब एंट्रीज इस ए से कितना दूर है या कितना इसके पास में है। ये चीज़ यहाँ से थोड़ा सही समझ में आएगी कि माध्य से माध्य विचलन कैसे निकालना है। माध्य से माध्य विचलन
विचलन का मतलब होता है भटकाव। ये निकालेंगे समेशन, ए की जगह अपन मीन की वैल्यू रख देंगे एफ आई मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन। अब ये वो एक्स बार है जो अपन ने कैलकुलेट किया था, मतलब मीन। अब अगर एक्स आई की सभी वैल्यूज एक्स बार के करीब है, अगर एक्स आई की सभी वैल्यूज एक्स बार के करीब है, तो एक्स आई मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार की वैल्यू कैसी आएगी, कम। और इस पूरे मतलब माध्य से माध्य विचलन की वैल्यू भी कैसी आएगी, कम। और यहाँ से अपन को पता चलेगा इनको कैलकुलेट करने के बाद में कि जितने भी वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हैं वो सभी माध्य की वैल्यूज़ के करीब हैं। इसी तरीके से अगर अपन माध्यिका से चेक करना चाहें, तो इसमें अपन ए की जगह पे माध्यिका रख देंगे, समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एम ई या मीडियन अपॉन एन। तरीका यही है, जिससे भी चेक करना है उसको अपन यहाँ पर ए की जगह रखेंगे और फिर इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे। इसी तरीके से अगर बहुलक से माध्य विचलन निकालना है, तो यहाँ पे समेशन एफ आई एक्स आई माइनस मोड अपॉन एन, सेम तरीके से फॉर्मूला है। अब इनके कोफिशिएंट, पहला है ए के सापेक्ष माध्य विचलन का गुणांक। ये सभी फॉर्मूलों की तरह याद करने जैसे, पर अगर समझ लें एक बार तो याद भी आसानी से हो जाए। ए के सापेक्ष माध्य विचलन का गुणांक। गुणांक को नॉर्मली क्वेश्चंस में कैलकुलेट नहीं करवाते, इनको सीधे पूछते हैं। माध्य विचलन, जो भी माध्य विचलन अपन का आया अपॉन ए, और इसी तरीके से बाकी सबके निकाले जाएंगे। एक्स बार या माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन का गुणांक बराबर माध्य विचलन अपॉन एक्स बार। तीसरा निकालना है जैसे माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन का गुणांक बराबर माध्य विचलन अपॉन माध्यिका। और इसी तरीके से बहुलक का, बहुलक के सापेक्ष माध्य विचलन का गुणांक तो माध्य विचलन अपॉन बहुलक मोड। अब अगली इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है जो माध्य